बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज ख़त्म हुआ। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने गुफ्तगू करते हुए मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज अदालत के सामने पेश हुए। गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि 14 मई को भी इंतखाबात ना हुए तो आइन टूट जाएगा। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात में मंगल तक जो है वो मुलतवी करने का कहा गया है और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि मुस्बत पेशरफ्त हुई है, लेकिन क्या आप क्या देख रहे हैं? क्या डेडलॉक बरकरार है या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मामला? नहीं, इनकी बातचीत तो किसी मेरे नहीं ख्याल कि किसी बेहतर तरफ जा रही है और उसमें दोनों तरफ से एक एक्सट्रीम पोजीशंस ली जा चुकी हैं। इमरान खान साहब का कहना यह है कि फौरी तौर पर असेंबलियाँ तोड़ दी जाएं और साथ उनका ये भी कहना है कि मतलब अभी नहीं तो यानी मई में तोड़ के और इसको फिर सितंबर से पहले अगस्त में या जो भी। और जो हुकूमत है वो हुकूमती इत्तेहाद जो है उनकी तरफ से भी एक अजीब सी लॉजिक आ रही है कि हम जून में बजट पेश करके जाएंगे सर। तो मतलब जून के बजट के बाद तो फिर वो मतलब कोई तुक नहीं बनती कि वो बजट के बाद जाएं। तो लेकिन वो अगर फौरी तौर पे चले जाते हैं तो भी फिर इशू होगा कि कैसे आगे मूव करना है और क्या करना है। तो वो कोई बात जो है वो कोई बात बन नहीं रही जी। और एक डेडलॉक तो मैं नहीं कहूँगा, ग्रिड लॉक है। इसी दौरान किसी भी वक्त जो है वो अदालत का एक ऑर्डर आ सकता है। उस दिन का जो ऑर्डर ऑफ द डे है वो आज कल किसी वक्त भी आ सकता है और उसमें ये बात होगी कि मुज़ाकरात पे तो वो जोर नहीं दे रहे, मुज़ाकरात के ऊपर जोर वो नहीं दे रहे और वो उससे पीछे हट गई थी अदालत 3 रुकनी बेंच। लेकिन यह है कि वो उन्होंने चूंकि नोटिस जारी किया है और डिटेल्स मांगी हैं वजारत ख़जाना से बाकी कि आप बताएं कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो मतलब ये 14 तारीख के फ़ंड क्यों नहीं जारी हुए और ये सारे, तो वो उस हवाले से वो अदालत अपना एक ऑर्डर देगी जिसके ऊपर जो है वो जिसमें सियासी मामला से हटके और वो जो बात कह के गए थे कि हम इसके ऊपर अपनी इस बात पे कायम हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो इस तारीख को ही होने चाहिए। ठीक है, वो जो आखिरी रिमार्क्स देके चीफ जस्टिस साहब उठे थे और हुकूमत वक्त ज़ाया कर रही है और ये सारी बात, तो और फिर ऐसे होगा तो देख लेंगे, ऐसे करके उन्होंने कोई बात की तो ऐसे थी तो ऐसे, इस तरह करके रिमार्क्स देखे, तो वो देखना है कि इसी दौरान जो वो जो बिल जो एक्ट बनते बनते रह गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसकी समात अगले हफ्ते, इन्हीं दिनों में शायद उनकी समात भी अगले हफ्ते, कोई बेंच बन रहे हैं तो वो भी लग जाए केस। तो ये जो 2-4 दिन हैं दरमियान में, ये एक आपको बज़ाहिर खामोशी के भी लग रहे हैं लेकिन इसमें बहुत कुछ हो भी रहा है और ये मेरे ख्याल से हमारे अकाबरीन को भी अंदाज़ा है सूरत हाल की संगीनी का। तो इसलिए जो है वो बज़ाहिर तो हमें एक साथ बैठ के अब बैठे भी नज़र आ रहे हैं सारे, और उसमें किश्वर ज़हरा साहिबा जो हैं उन्होंने आज ये कहा कि किसी जो कि एमक्यूएम से हैं उन्होंने कहा कि जी किसी आप नतीजे पे हम पहुंच जाएं तो बेहतर है, वरना सब बाद में बैठ के रोते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये उनकी तरफ से ये बात की गई। तो अब इसको मेरे नहीं ख्याल के कोई अच्छा फिर वो ये ख़त्म करके उठे बातचीत के जी हम इमरान खान से पूछेंगे, हम जरदारी साहब से पूछेंगे, हम नवाज शरीफ साहब से पूछेंगे। नवाज शरीफ साहब का कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और खान साहब भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो फिर इस नहीं, वो तो आइन तो पता नहीं है। देखें वो तो ये जो बात है ना कि वापस असेंबलियों में जाना है, वो हुकूमती इतिहास क्यों जाएगा वापस आए वो असेंबलियों में, क्यों? मतलब सारे के सारे वापस आ जाएं, क्यों वापस आ जाएं? इसलिए कि वो उनके साथ मिलके एक केयर टेकर बनाए, फिर उसके बाद नहीं हुकूमत क्यों बनाएगी? वो तो उन्होंने कल 180 वोट लेके दिखाया है, तो उनको तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इधर जो है वो इमरान खान साहब के लिए जो मैं हमेशा बात कहता रहा कि सूरत हाल को ऐसी जगह लेकर जाएं जहां इलेक्शन तक पहुंच जाए। उनके पास वो तारीख है, उनके पास वो तारीख है, लेकिन उस तारीख पे इलेक्शन उन्होंने कह दिया हमारे पास तो पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो वो तारीख गुजर जाएगी इलेक्शंस की, इलेक्शंस नहीं होंगे।
लेकिन उसमें कोई ऑर्डर होगा ज़रूर, ऑर्डर कोई ना कोई तकारीर पे तौहीन वहीन ये वो आगे पीछे वो मामला चलेगा। और कोशिश पूरी अदालत की भी और हम सब की भी कि ये किसी जगह बैठ के कोई फैसला करें, लेकिन फैसला होता नज़र नहीं आ रहा। और इसी दौरान जो है वो क्योंकि पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा, ये मैं एक पुराना अपना जुमला रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आइंदा जो भी होगा वो खित्ते और दुनिया के वाक़यात तय करेंगे। और उसकी ये मैं 2-3 सालों से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इतने पावरफुल हैं। वो एक्सटर्नल फैक्टर से मुराद मुदाखलत नहीं है, ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत हो रही है। दुनिया में वाक़यात इस कदर तेज़ी के साथ हो रहे हैं और कुछ तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पिछले 2-3-4 सालों में या 10 सालों में वो कुछ हुआ है जो कि शायद 50-50 सालों के बाद वाक़यात की दुनिया में बिल्कुल एक नए ऑर्डर्स जन्म ले रहे हैं और नई जंगें छिड़ रही हैं, पुरानी ख़त्म हो रही हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान पे बतौर रियासत बहुत शदीद दबाव एक अरसे से है और अब वो अपनी, मेरा तो ख्याल है कि शायद वो उसको अबूर कर चुका है, जहाँ पर एक रियासत ये फैसले बहुत सारे हमने करने हैं बतौर एक पाकिस्तानी जो कि हम जिसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर कर चुके हैं। और ये मैन मेड क्राइसिस जो है उसमें लोग उलझ गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अभी भी कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे अकाबरीन हैं, मुल्क को इस जो हंगर गेम्स और ये जो हमेशा मैं बात करता हूँ ईगो के इशू कुछ लोगों के हैं, तमाम पॉलिटिशियंस के, तमाम सियासतदानों के, पार्लियामेंटेरियंस के नहीं, लेकिन वो भी जाहिर है कि फिर मजबूर होते हैं, इसने उससे बात करनी है, उससे बात करनी है, तो ये मामला किसी रुख पे जाता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसी दौरान मैं वापस अभी आता हूँ इस बात पे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या भारत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं और प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, प्रेशर हालात का प्रेशर है, यानी शख्सियत का नहीं, किसी हालात खित्ते के वो प्रेशर डाल रहे हैं। उसमें आपका फॉरेन ऑफिस है, उसमें आपकी मतलब देखिए ना, वजीर आ रहे हैं जा रहे हैं ये वो सारा, लेकिन वजारत ख़जाना, वजारत खारजा, वजारत दाखिला, ये जो आपके जो रियासत को चला रहे हैं, तो वो तो उनके सामने तो वो पहाड़ जैसे इश्यूज हैं ना, लोगों ने आने चले जाने। लेकिन वो जो एक जमूद सा है इस वक्त कि भाई ये आगे कैसे बढ़ना है, वो एक बिल्कुल आप समझें कि एक खामोशी सी छाई हुई है कि यार ये पता नहीं इनकी बात बनती है नहीं बनती, ये जा रहे हैं आ रहे हैं खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं खुदा जाने, और मुल्क खड़ा हुआ अपनी जगह। इस दौरान 2-3 बातें बड़ी अहम जो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से करूंगा। पहली बात तो यह है कि एक मुझे पता नहीं कि इसको इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके बगैर शायद मैं बात अपनी आगे उस पहुंचा ना सकूं। ये जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास भारत में हुआ है, इजलास हुआ है और उसमें वज़राए दिफा बैठे हैं और उसमें पाकिस्तान से ज़ाहिर वज़ीर दिफा नहीं गए, यहाँ से जो है वो वर्चुअल शिरकत हुई है। लेकिन ये जो वज़राए दिफा का इजलास है ये बहुत बुरी तरह से नाकाम हो गया है। अब मैं ये लफ्ज़ नाकाम इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ सही। और ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम है, उस तंजीम को यहाँ पर कोई रवायती पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान में जो कुछ होता है तो हम खुल के यहाँ पे तनकीद करते हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसी में खुल के बात कर रहे हैं, खुल के मैं तो एक अरसे से बात कर रहे हैं कि जी हमने कहीं ना कहीं जाना है, ये आप सारा खत्ती जो अंदर स्यापा पड़ा हुआ है उसको निपटाएं, वरना दुनिया के हालात और दुनिया के ब्लॉक्स। तो मैं तो अपनी यहाँ पर अपनी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है और जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर हम खुद बहुत अरसे से कह रहे हैं कि इससे हमें निकलना है और बड़े फैसले करने हैं। ये जो है ना, जो जैसे G20 है या सार्क है या इवन यूनाइटेड नेशंस की जो सदारत है, आप परमानेंट 5 को छोड़ दें तो वो रोटेट करती है फिर, जो कि रशिया के पास है। तो मतलब आपको जब कोई भी मेज़बान मुल्क है ना, तो मेज़बान मुल्क के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस बात शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उनका वज़राए दिफा का जो इजलास है वो हुआ और वहाँ पे चाइना से भी उनके वज़ीर दिफा आए
और बाकी मुल्कों से भी आए पाकिस्तान के अलावा। वो लबो लहजा इख्तियार नहीं करना चाहिए था जो चाइना के और अगर बात हुई भी थी तो ये राजनाथ जी जो हैं वज़ीर दिफा, उनको डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, जब आप के मसाइल हल नहीं हो रहे चाइना के साथ, ठीक है, और सरहदी तनाज़ात जो हैं वो वहीं पे खड़े हैं, और ये बात मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि ये इनकी बात आगे नहीं बढ़ेगी, इनकी बात आगे नहीं बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि चाइना जो है, चाइना एक या तो इमर्जिंग पावर है या ऑलरेडी चाइना आ चुका है उस लेवल पे कि जहां पर वो असर्ट कर रहा है, अपने फैसलों को मनवा रहा है। और वो फैसले इस तरह से नहीं मनवा रहा कि वो, मतलब वो जब उस चाइना का क्लेम है उन जगहों पे, ठीक है, और ये जो जगह हैं ये उस वक्त ये लाइनें खींची गई थी जब सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन थी, जब ये आलमी कुव्वतें जो अब पता नहीं कहां पर लाइब्रेरियों में जिनकी किताबें पढ़ी मिलती हैं आपको कि फलानी कुव्वत आई थी यूरोप से और फलानी आई थी तो ये कंपनी बनी थी, और यहां पे उन्होंने जो चाइना के साथ ज्यादती की थी, और जिस ज्यादती के दौरान वहां पे ओपियम वॉर्स हुई और सब कुछ हुआ, और फिर उसके बाद उस दौरान चाइना यहां पर ये लकीरें खींची गई, और ये लकीरें जो यहां से गया, चाहे वो अफ्रीका से गया, चाहे वो बरसगीर से गया, चाहे वो मशरिक वुस्ता से गया, वो जाते जाते पीछे ऐसी लकीरें खींच के चले गए, ऐसी सरहदें बना के चले गए जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो चाइना और इंडिया के दरमियान हो, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान ये कश्मीर के मामलात हों, चाहे वो यानी इवन बलोचिस्तान भी दो हैं, अब आप सोचेंगे ईरान का भी बलोचिस्तान है, मतलब कुछ मामलात ऐसे हैं जो उस वक्त, क्योंकि एक हंगामा बपा दुनिया में, और कमाल की बात यह कि सोवियत यूनियन भी अमेरिका के साथ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो सोवियत यूनियन अमेरिका के साथ था ना, तो अमेरिका और ये तो उसके बाद बना है ना, उसके बाद फटा शुरू हुआ है, तो नेटो वेटो तो वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हुई है, तो हिटलर को तो सोवियत यूनियन ने, भाई एक हिटलर था, एक जापान था, तो जापान से अमेरिका ने निपटा न्यूक्लियर वेपन्स गिरा के, और हिटलर से सोवियत यूनियन ने निपटा, तो ये तो इत्तेहादी थे ना उस वक्त। अब इशू ये है कि उस वक्त जो या उससे पहले ये जो भी लकीरें खींची वो मुतनाज़े हैं। अब इशू ये है कि चाइना जो है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगें भी हुई, फिर पीस टॉक्स भी हुई, लेकिन ये मामला कश्मीर का हल नहीं हुआ, और मतलब लेकिन चाइना जो है वो, चाइना पाकिस्तान जितनी अपनी कोशिश कर सकता था पाकिस्तान ने की, इंडिया जितनी कोशिश करता था इंडिया ने की, डिप्लोमेसी भी होती रही, जंगें भी होती रही, लेकिन दोनों अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट सकते और नहीं हटेंगे दोनों, ठीक है। अब दरमियानी रास्ता निकलता है नहीं निकलता, पोजीशन दोनों की, पाकिस्तान की और इंडिया की अपनी जगह पे सख्त है, ठीक है। और लेकिन ये तो पाकिस्तान और इंडिया का मामला है ना, ये इंडिया और चाइना का मामला कुछ और है। ये इंडिया में जो टू फ्रंट वॉर का कॉन्सेप्ट है, उनके जहन में ये बात है कि कोई ना कोई ऐसा वक्त आएगा जब पाकिस्तान और चाइना जो है वो मिलके जबरदस्त कर देंगे, क्योंकि यहां से फौजें जो वहां पर ऊपर गई हैं, जहां पे चाइना धरना लेके बैठा हुआ है, जो मैं लफ्ज़ से इस्तेमाल करता हूं, तो बहुत अंदर आ चुका है चाइना, और ये पता नहीं खुदा जाने क्यों उसको इन्होंने अपनी, हमेशा जो एक होता है ना इंडिया ने, हम एक क्रिटिसिज्म उन पे इस तरह कर रहे हैं कि हम अपनी पॉलिसीज पे भी करते हैं, कि उनके जहन में जो कि पाकिस्तान ही रहा है हमेशा, तो इस वक्त वो जो बाकी उलझन है सारी, कि उधर नागालैंड में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, उधर जनाब चाइना के, अब मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां से उनके वजीर दिफा है, वो आपके मेहमान हैं चाइना से, राजनाथ जी ने उनको ना सिर्फ उनके साथ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, अपनी जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें उनको वो अल्फाज डालने की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने अल्फाज उसमें डाले कि जी कोई, और फिर उसके बाद उसको
दुनिया भर की मीडिया, ये स्टेटमेंट्स आती हैं तो इसको बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में ये स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं, लेकिन फिर इसको उन्होंने जारी कर दिया पूरी दुनिया के सामने। और फिर उसके बाद बहुत देर के बाद चाइना का एक रिस्पांस आया, और चाइना ने भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, बल्कि चाइना का वही ग्लोबल टाइम्स। और लेकिन आप जरा देखें, और मैं इस पे हैरान हूं कि इंडिया, मुझे तो नहीं पता कि अब ये जयशंकर वहां पे इनवाइट कर रहे हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर जी, तो वहां पर कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये जाते हैं बिलावल, नहीं जाते फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो है वो आप ये देखें कि ये टोन इनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, हो सकता है अपनी जगह ये बड़े खुश हों, ठीक है। राइटर्स कह रहा है 9th स्लाइड, इंडिया टेल्स चाइना पीस नीडेड ऑन बॉर्डर फॉर बेटर टाइज। अच्छा, चाइना आया है भाई आपसे, आपके पास बात करने, आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने स्टेटमेंट दी तो उसमें जनाब पीस नीडेड टू बॉर्डर। अच्छा, उसके बाद सीएनएन इसको ब्रेक कर रहा है, इंडिया से बॉर्डर वायलेशंस एरोड एंटायर बेसिस ऑफ टाइज विद चाइना। अमेरिका का काम यही है भाई, अमेरिका ने यहां आके क्या आपको डिफेंड तो किया? इस वक्त पीस की बात होनी चाहिए थी। देखिए ना, इस वक्त बात आपको करनी चाहिए थी पीस की, अमन की। तो इन्होंने जो है, फिर उसके बाद द हिंदू देखिए आप, 13वीं स्लाइड, टाइज डिपेंड ऑन पीस ऑन बॉर्डर, राजनाथ सिंह टेस्ट चाइना काउंटर पार्ट ली शोंग हो। अच्छा चलें, वो एक, अब तो मैंने आपसे कहा ना, वो मतलब मुझे नहीं पता वो क्या करता है, चाइनीज क्या करते हैं, लेकिन ये है कि जो इन्होंने वहां पर ये किया है ना, ये मुझे नहीं पता कि या तो फ्रस्ट्रेशन में किया आके या क्या सूरत हाल बनी है। इन्होंने बहुत गलत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की है। इंडिया को ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। या तो जाके लड़ें भाई, आप लड़ें ना, जाके आपने क्यों बुलाया है, आप लड़ें, जंग लड़ें चाइना के साथ। अब मान भी नहीं रहे ना। नहीं, आप लड़े ना भाई, आप लड़ें भाई, आप लड़ें, लड़के लें अपनी जमीन वापस। आप लड़के ले सकते हैं तो लें जमीन वापस, या आप सफारती महाज पे जाएं, या आप सफारती महाज पे उनका एक, मैं कोई यहां प्रोवोक नहीं कर रहा, ये जो प्रोवोक का लफ्ज है ये ग्लोबल टाइम्स ने यूज किया है इस मीटिंग पे, उन्होंने उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। चाइना जो है ना वो आराम से इस तरह की उनकी तरफ से जो ग्लोबल टाइम्स ने इसके ऊपर जो अपना वो दिया है, चाइनीज डिफेंस, जो 27वीं स्लाइड, डिफेंस मिनिस्टर अर्जेस टू ब्रिंग चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन अंडर नॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट इन मीटिंग विद इंडियन डिफेंस चीफ, ठीक है। और उन्होंने बता स्टेटमेंट क्लेमिंग द चाइना, ये उनके अंग है उनके एक एक्सपर्ट का, उन्होंने उसके ऊपर डाला, बट द स्टेटमेंट क्लेमिंग द चाइना वायलेटेड एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इज टोटली बेसलेस एज इट्स क्लियर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉर्डर स्टैंड ऑफ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ऑन चाइना। अच्छा, ये उनके डायरेक्टर हैं रिसर्च डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने उनसे मंसूब किया बजाय इसके कि वो अपने डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्ट्री को करते, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि ये जो है इंटरनेशनल स्टेज एंड पार्टी टू डोमेस्टिक एंटी चाइना हॉक्स, ये जो स्टेटमेंट है ये। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्रीज प्रोवोकेटिव रिमार्क्स विल लाइकली कॉज अ फ्रैक्शियस एटमॉस्फेयर थ्रू आउट द SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग एंड मे अंडरमाइन कॉपरेशन। इशू यह है सारा कि ये फोरम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये SCO का फोरम हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें भी एक फोरम ऐसा मिलता है कि जहां पर दो फोरम्स खास तौर पे, एक फोरम ऐसा जो कि सार्क का था जिसमें पहले जिसका सत्यानाश किया, दूसरा SCO का फोरम है। ये पूरी फजा चाइना का है, फोरम चाइना का फोरम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वो चाइना वो आए डिफेंस मिनिस्टर, और आपने उनके साथ अलग मीटिंग की, उसके बाद बयान दाग दिया कि वो आए थे हमारे पास, हमने भाई आप जाके लड़े जाके उनके साथ, या आपकी जो कोर कमांडर्स का इजलास हुआ है वो अगर फेल हो गया 18वां इजलास, और अब तो मुझे नहीं पता कि चाइना किस तरह रिएक्ट करेगा। चाइना प्रॉपर जो है ना, मुझे डर है कि इसके ऊपर चाइना किसी और अंदाज में रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये होता नहीं है, ये इस तरह होता नहीं है, कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। मतलब हर चीज को अगर हंसी मजाक में लेने की आदत पड़ जाए, मतलब ये तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर फर्ज करें कि SCO की समिट हो रही है और इंडिया से कोई उनका मिनिस्टर हो और हम जो है मेजबान हो, तो हम यहाँ पे बिठा के किसी तीसरे मुल्क को के मिनिस्टर को और उसके बाद ये स्टेटमेंट इशू करते हैं। मतलब ऐसा ये होता ही नहीं है। और अब जो चाइना जिस पोजीशन बस पे है, नहीं, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं इसमें कुछ कहना चाह रहा,
ये इन्होंने ब्लंडर किया है और इसको देखते हैं कि आगे जाके ये कैसे मामला आगे जाते हैं। ठीक है, एक तो फेलियर हुआ था 18वें जो उस पे जो इनकी टॉक्स चलनी थी, और उसके ऊपर दूसरी बात एक और खौफनाक हुई। देखिए इतनी खौफनाक वाकयात हैं कि मैं हैरान हूं कि ये इंडिया क्या कर रहा है इस वक्त। अच्छा, हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जो हम भी परेशान है कि पाकिस्तान क्यों ये आईएमएफ के मामला से क्यों नहीं निकल रहा, ये आपका इंटरनल टर्मोइल, ये आपके बाकी सारे। लेकिन इस तमाम वाकयात के बावजूद रीजनली जहां पर हमें होना चाहिए हम वहां पे तो नहीं है, पीछे नहीं है, बहुत पीछे नहीं गए। मतलब हम खड्डों में कूद के हमने आग नहीं लगा दी। मतलब हम इस वक्त एक कोशिश कर रहे हैं कि हम एक पोजीशनिंग लें आने वाले दिनों में वाज़े तौर पे, लेकिन ये अंदरूनी हमारी खत्म होगी तो हम लेंगे। दूसरी खबर मेरे लिए बहुत खौफनाक है। इस खबर को हमने पहले डिस्कस नहीं किया, लेकिन अब चूंकि दिन आ गए हैं करीब, तो इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है। मैं इस बात को, एक हसास बात है, इस बात को मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, और इसलिए कि ये तासुर जाए कि जी पाकिस्तान इसमें खाम खा। लेकिन बात ये सारी कि कतर में हमारा इंतहाई करीब और बरादर मुल्क, कतर में जनाब पिछले साल 2 अहम ओहदों पे मौजूद कतर के नेशनल्स जी, उनमें से वो नेशनल्स जो कि डिफेंस से वाबस्ता हैं, और 8 भारत की बहरिया के साबिक अफसरान हाई लेवल, उनको कतर की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। कतर के हसास अदारों ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार कर लिया, और इस बात पे गिरफ्तार किया कि वो कतर की जो सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट कतर की गवर्नमेंट ने इटालियन कंपनी के साथ एक दिया हुआ था। और देखिए ना, हर जगह पे कई पाकिस्तानी काम कर रहे होते हैं, कई बांग्लादेश के लोग होते हैं, कई इंडियंस होते हैं, कई चाइनीज हैं, लेकिन ये जो नेवी के लोग थे, जो नेवल ऑफिसर्स थे इंडिया के रिटायर्ड, ये उस सबमरीन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे जो कि इटली के साथ कतर का हो रहा था। इन्होंने वो जो इंफॉर्मेशन है वो इसराइल को दे दी, सही, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, यानी व्हाट्सएप, ईमेल, ये जो सिग्नल और बाकी जो दिए होंगे फोन्स वगैरह, और ये उनकी इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको जो भी आप कहें कि जो भी लोग इन्वॉल्व थे, वो इसराइल को दे रहे थे। उनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद उनको सजाए मौत तक दी जा सकती है। यानी जैसे वो कमांडर कुलभूषण यादव का इशू चलता है ना, तो ये जो हैं, ये हैं कमांडर प्यूरंदो तिवारी, तवदेश सिंह गिल, बिंद्रा कुमार वर्मा, संजीत गुप्ता, इमित नागपाल, सुराब वसीनाथ, रागेश गोपा कुमार। मेरे लिए हैरान कुन बात है सजा, और ये जो फैसला है अब ये होगा 2 मई को कि इनको क्या सजाए मौत देनी है। पूरी कोशिश की है इंडिया ने, पाकिस्तान चूंकि इसमें कोई पार्टी नहीं है, लेकिन एक इतनी खौफनाक वाकया मिडिल ईस्ट में हुआ है। अच्छा, यहां पर अब जनाब हम कोट कर देते हैं उनके अखबारात को। ये इंडियन एक्सप्रेस, ये पिछले साल गिरफ्तारियां हुई थी 14वीं स्लाइड, लेकिन उस वक्त हमने इस बात को इसलिए नहीं किया था कि मतलब ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला। तो इंडियन एक्सप्रेस, 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स वर्किंग फॉर कतर कंपनी बीइंग हेल्ड इन दोहा। ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस ने पहले ये खबर दी। उसके बाद मामला जो हैं वो आज का ट्रिब्यून इंडिया में ये खबर दे रहा है। अब चूंकि मामला संगीन हो गया है, तो आज मुझे उनके ट्रिब्यून को कोट करना पड़ रहा है, और वो ये है कि 8 फॉर्मर इंडियन नेवी मैन फेस डेथ फॉर स्पाइंग इन कतर। ये ऑफिसर्स हैं। द वायर वहां से खबर दे रहे हैं कि फैमिलीज अलाउड टू मीट फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स डिटेन इन कतर। सही। टाइम्स नाउ अब कह रहा है, वाई आर 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स इन कतर कस्टडी, डू दे हैव एनी इसराइली कनेक्शन, एक्सप्लेन्ड। ठीक है, और वहां पर जनाब जब यरूशलेम पोस्ट भी कह रहा है
कि जी 8 इंडियंस एलिजिडली स्पाइंग फॉर इजराइल अरेस्टेड इन कतर, और फिर उसके बाद उनका जो I-24 न्यूज है 8वीं स्लाइड इसराइल का, 8 इंडियंस एलिजिडली स्पाइंग फॉर इसराइल अरेस्टेड इन कतर। अब मुझे आप ये बताएं, फिर इंडियन एक्सप्रेस दोबारा जो 12वीं स्लाइड है, इंडिया कतर एंड द कंटिन्यूइंग सागा ऑफ 8 डिटेन एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स। अब ये जो चीजें सारी ये इतनी अजीब सी बात है कि इंडिया के फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स, जो कि बड़े पाकिस्तान के भी जो फॉर्मर जो हैं आर्मी ऑफिसर्स या इंजीनियर्स या सिविलियन, वो जाते हैं और दूसरे मुल्कों में जाके वो ऐसी पोजीशंस पे होते हैं। इनके साथ जो कतरी अरेस्ट हुए हैं वो भी उनके बड़े हाई ऑफिशियल्स हैं। ये वो डेथ सेंटेंस की तरफ मामला लेके जा रहे हैं। यहां पे मामला अटका हुआ है इंडिया का और कतर का। इस इवेंट ने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक टर्मोइल खड़ा कर दिया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप उन मुल्क यानी मैं हैरान हूं इस बात पे, सिविलियन कोई कर रहा है कुछ, नेवल ऑफिसर्स, और उनमें से एक नेवल ऑफिसर ऐसे हैं जिनको वहां पर ये उनका है उनके जो हैं पूर्णेंदु तिवारी, इनको 2019 में प्रवासी भट्टाचार्य सम्मान अवार्ड दिया गया था। ये उनका बड़ा एक हाई प्रोफाइल अवार्ड, मतलब एक बड़े सीनियर लोग। इनको जनाब कतर में पकड़ लिया। एक इसी दौरान यहां से पाकिस्तान ने शायद रिस्ट्रेन करके अच्छा किया है, ये जो यहां से ख्वाजा से सब नहीं गए, मेरा ख्याल है अच्छा किया है इस सूरत। क्योंकि देखिए एससीओ का फोरम, अगर वो इंडिया पे रिएक्ट, ये चाइना पे रिएक्ट करते, पाकिस्तान ने रिएक्ट करना था। पाकिस्तान खामोश नहीं रहता, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने वहां बैठ के पाकिस्तान की एब्सेंस में भी पाकिस्तान की तरफ इशारे किए हैं वहां पे बैठ के, तो पाकिस्तान को रिएक्ट करना पड़ता, माहौल खराब हो जाता। और चाइना तो ने तो आराम से ग्लोबल टाइम्स में लिखा है ना, यहां से वहां अगर पाकिस्तान के होते डिफेंस मिनिस्टर और राजनाथ सिंह, उनसे कोई बात करते सख्त, तो जवाब में फिर माहौल खराब होता। तो माहौल को खराब नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं गया। अब इस पूरी पिक्चर में जबकि आप उनके, अच्छा वॉइस ऑफ अमेरिका, सारे मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये देखें वॉइस ऑफ 15वीं स्लाइड, वॉइस ऑफ अमेरिका, इंडिया एक्यूज चाइना वायलेटिंग बॉर्डर एग्रीमेंट। ये खबर इस तरह से नहीं, भाई आप जो हैं वो उस वक्त कह रहे हैं जब वो आपके यहां आए हुए हैं, ठीक है, और आप एससीओ की समिट में कह रहे हैं। चाइना ने आगे से कोई जवाब नहीं, खामोश। उनकी स्टेटमेंट, शायद उनकी स्टेटमेंट आ जाए ऑफिशियल। तो क्या रिएक्शन आएगा इस पे? चाइना का रिएक्शन क्या इसके ऊपर आएगा? बॉर्डर डिस्प्यूट, वो ठीक है, आगे निकल जाएंगे। वो मतलब वो उनकी जमीन है, वो उन्होंने कहा है कि ये तो नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम चाहते हैं कि जाएं। और इसके ऊपर मैं बताऊं ना, इसके ऊपर उनका जो रिस्पॉन्स आया है वो उनके मीडिया के थ्रू आया है। जैसे ये 26 सीजीटीएन जो है, ये वो कह रहा है कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर नॉर्मलाइज मैनेजमेंट ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन। उन्होंने कहा नॉर्मलाइज करें हम चीजों को। उन्होंने आगे से वो रिस्पांस नहीं दिया, ठीक है, और स्टेबल हैं चीजें, और स्टेबल रहने दें। और वो मिनिस्टर गए थे और अल्लाह खैर सलाम। लेकिन दूसरी चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि वहां पर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी पहले मुलाकात हुई, जो कि उनका सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, उसके नायब सरबराह से मुलाकात हुई। अब उनकी मुलाकात जो है, जो उनके डायरेक्टर फॉरेन मिशन, यानी जो वजीर खारजा से एक मेरे ख्याल से ऊपर के लेवल पे, जैसे कि उनके वजीर दिफा से ऊपर के लेवल पे उनकी पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन वांगी हम सब जानते हैं। अब वांगी से उनकी मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात जो है पहले तो हुई थी उनकी डिफेंस के लोगों से। अब जो उनकी मुलाकात है, और यहां पे मैं फिर दोबारा सीजीटीएन को कोट कर देते हैं हम, जो हमारी 25th स्लाइड है कि, और उसमें जो सीजीटीएन ने जो, यानी चाइना ने जो, ये पाकिस्तान ने नहीं कहा, ये चाइना के मीडिया ने इसको कहा है कि चाइना पाकिस्तान हेल्ड बायलैटरल आयरन क्लेड फ्रेंडशिप। ये चाइना की तरफ से कहा गया है, वांगी उनके डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स का जो ऑफिस है उसके। और ये मीटिंग हुई है अब सिविलियन और अस्करी क़यादत की। अच्छा, चाइना देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का यूं समझ लें कि फॉरेन अफेयर्स कमीशन के हेड हैं, जैसे वो मिलिट्री कमीशन के हेड से हुई थी, फिर उनके नीचे फॉरेन मिनिस्टर है, तो ये फॉरेन अफेयर्स कमीशन के
सरबराह से हुई है। यानी ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब इस मीटिंग में अगर चाइना के बारे में कोई बात, एक और बात सुने, ये बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन डिस्कस हुई है ये बात। अब पाकिस्तान के पास नहीं है ना पैसे, पाकिस्तान IMF नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, लेकिन ये किसी जगह डिस्कस हुई है ये बात कि क्या पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन सकता है। बहुत बड़ी जी, डेवलपमेंट है ये जो डॉक्टर। जून में ब्रेक वहां पे ब्रेक इजलास ले हो रहा है तो साउथ अफ्रीका, पहले ब्रिक ठीक था है। ना, वो पहले ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। अब जनाब उसमें 19 मुल्क लगे हुए लाइन में, जिनमें से 5 अरब मुल्क हैं, हाँ, वो भी आना चाह रहे हैं, सारे अल्जेरिया भी आना चाह रहा है, वो भी लेकिन उसमें यह बात भी कहीं डिस्कस हुई है कि क्या फ्यूचर में पाकिस्तान आ जाए ब्रिक्स में। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक। बजाहिर आपको बहुत बुरे हालात लग रहे हैं ना हाँ, माशी, मैं आपसे लॉन्ग स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। अब इस पूरी चीज में जहां पर ये ब्लॉक्स डिस्कस हो रहे हैं, जहां पर आपकी रीजनल अलाइनमेंट डिस्कस हो रही है, ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो कतर के साथ मामला हुआ है, इसके साथ एक और वाकया भी हो गया है। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मजीद जानेंगे आपसे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक हमारे साथ। ये प्रेशर्स हैं पाकिस्तान पे, जो जिससे पाकिस्तान ने बतौर एक मुल्क निकलना है। जी ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब ने आज लाहौर हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के मौके पर कहा कि अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा उसी की बात चलेगी। मेरा ख्याल है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन की तो वायलेशन हो चुकी है, क्योंकि वो दिन गुजर गए, फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, और पार्लियामेंट ने अपनी करारदादें पेश कर दी, बात कर ली। मुझे नहीं पता कि इसमें अब आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है, कहाँ पे सब खड़े हैं। अदालत के अंदर इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ बेंचेस के हवाले से, वो भी अपनी जगह पे इशूज आ रहा है, हमारे सामने रहा है पिछले दिनों। कोई अच्छी कोई इंटरनल सिचुएशन नहीं है, और ये सिस्टम एक कोलैप्स आपको तितर बितर सा सारा नजर आ रहा है, जिसको समेटना है, और समेटना इसलिए आसान है क्योंकि मैन मेड क्राइसिस है। अच्छा मैं एक तो सुल्तान इनके बड़े ज़बरदस्त अल नियादी, सुल्तान अल नियादी, इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये पहले अरब मुत्तहिदा अरब अमारात का जो ये पहले एस्ट्रोनॉट हैं, अल ऐन से इनका ताल्लुक है, और ये इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ये 6.5 घंटे की स्पेस में वॉक कर रहे हैं, तो सुल्तान ऑफ स्पेस भी इनको कहा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुत्तहिदा अरब अमारात और हमारे सबके लिए हमारा ब्रादर मुल्क है। ये बहुत एक हिस्टोरिकल दिन है आज का, और वहाँ पर जो है ये मतलब अगर सूरज हो तो 121 डिग्री हरारत है, और अगर सूरज गरूब हो जाए तो तकरीबन -121 डिग्री, और 6.5 घंटे की इनकी वॉक, ये खला में वॉक कर रहे हैं। और अमूमन ये होता है कि वॉक करते हैं तो पेयर्स में करते हैं, लेकिन ये अकेले वॉक कर रहे हैं 6.5 घंटे, और पूरा UAE और दुनिया और अरब दुनिया और पाकिस्तान से भी इनके लिए दुआएं कि खैरियत से वापस आएँ, और ये बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन उसके साथ ही वॉशिंगटन पोस्ट में जो लीक हुआ है, एक और लीक जो उनके पेंटागन के लीक्स हैं, और जो किस्तों में हो रहे हैं, वो जो लीक हुआ है, जो हम पहली स्लाइड कोट कर देते हैं कि बिल्डअप रिज्यूम्ड एट सस्पेक्टेड चाइनीज मिलिट्री साइट इन UAE, लीक सेज। बात ये सारी कि देखें, ये बात दुनिया को पता होनी चाहिए कि ये कोई यूनिपोलर वर्ल्ड में हम नहीं रहते। ना कोई किसी को डिक्टेट करा सकता है, सजेशन दे सकता है, मशवरे दे सकता है। मुल्क उसके बाद, ये देखें ऑयल का इशू था ना, तो इंडिया ने पोजीशन ली कि भाई अमेरिका के इत्तेहादी हैं लेकिन हम ऑयल लेंगे रशिया से, तो जहां अच्छा फैसला होता है तो हम अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात। जहां पर फड्डे वाली गलत गड़बड़, अपने पाकिस्तान में भी ऐसा ही, जहां गलत पॉलिसी होती है हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे। ये जो मामला है कि जी ये अगर आज से 3 या 4 या 10 साल पहले छपता ना, तो इसको UAE और सऊदी अरेबिया किसी और तरह लेता। मादरत के साथ अब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं ना, तो दुनिया उसको जूते की नोक पे रखती है, क्योंकि मुल्क अपने जो उनका अपना फायदा है, ठीक है। मतलब आप ये देख लें ना कि मतलब वो अगर अमेरिकन कैंप में है इंडिया, तो वो रशिया से ऑयल ले रहा है, लेकिन रशिया
ये ज़हन में रखें कि ये जो चाइना के साथ हुआ इसमें अब रशिया नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि चाइना ही वहां पर यूरोप के अंदर वाहिद उम्मीद रह गई है कि यूरोप के अंदर जंग खत्म हो। लेकिन ये जो आया है ना, देखें बड़ी जबरदस्त क़यादत है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इन मुल्कों की क़यादत बड़ी ज़बरदस्त है। जो नौजवान क़यादत है बड़ी ज़बरदस्त है। उस वक्त इनके जो पहली जनरेशन थी वो दुनिया दूसरी थी, अब ये दूसरी दुनिया है। ये बड़े स्मार्ट मॉडर्न स्टाइल से ये अब डिक्टेशन नहीं ले रहे। इनके साथ ताल्लुकात रखने तो रखें, ताल्लुकात अगर नहीं किसी ने रखने तो ओपेक प्लस, मतलब दुनिया खुली है सामने इनके। ये इन्होंने ब्रिक्स में जाने के लिए सऊदी अरेबिया, यूएई, सारे मुल्क, इजिप्ट, मैंने कहा 19 मुल्कों में से 5 तो अरब हैं, और पाकिस्तान की बात चल रही है। हवा में है कि पाकिस्तान की बातचीत, मगर चल रही है पाकिस्तान की बातचीत। अभी आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन 2 साल मतलब कहीं आगे चल रही है कि पाकिस्तान भी। जी जी जी। अच्छा, अब ये देखें, ये हुआ कि इन्होंने, उनके स्पाइज ने पहले तो कहा, ठीक है, और ये आप ये देख लें कि इसको ये 2021 में सिर्फ दुनिया दूसरी थी, यूक्रेन से पहले दुनिया दूसरी थी। सीएनएन ने खबर लगाई हुई 2021 में, कंस्ट्रक्शन हॉल्टेड ऑन सीक्रेट प्रोजेक्ट एट चाइनीज पोर्ट इन यूएई आफ्टर प्रेशर फ्रॉम यूएस ऑफिशियल से। हमने दबाव डाला, यूएई ने रोक दिया प्रोजेक्ट और वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो ये, और फिर 2000 सीक्रेट, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा सीक्रेट चाइनीज पोर्ट प्रोजेक्ट इन पर्शियन गर्ल्स रैटल्स यूएस रिलेशंस विद यूएई, बड़ा प्रेशर है, यूएई आगे निकल रहा है। मैंने आपसे कहा ना, हुआवे का हेडक्वार्टर जो है वो सऊदी अरेबिया में। ये अमेरिका ने देखना है कि उनकी पॉलिसीज कहां पर गड़बड़ हो गई। मिडिल ईस्ट निकल गया पूरा पूरा, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट निकला है बल्कि निकल गया है अफ्रीका भी, और ये खत्ता निकलता जा रहा है। इसमें सिर्फ इंडिया को देख लें, इंडिया ने क्या करना है, मतलब वो फैसला करे खुद इंडिया, उनकी अपनी पॉलिसी। मैं तुम तो जनरली बता रहे हैं कि इस वक्त जो है वो अब कोई फर्क नहीं पड़ा यूएई को। ये पहले भी प्रेशर डाला, अब भी डाला। यूएई ने ना इसको तरदीद ना कुछ, उन्होंने साथ ही मैसेज का भेजा कि वो देखें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हमारा एस्ट्रोनॉट जा रहा है। लेकिन ये जो यमन, ये जो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान मामला तय पाए हैं, ये, और चाइना ने सुलह करवाई है सर, ठीक है, और चाइना अब यूक्रेन की जंग भी बंद करवाएगा, चाइना करवाएगा। और उसके नतीजे में ये जो सूडान में हो रहा है, देखें मैं इस बात को कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हम तो खामोश खामोश आहिस्ता आहिस्ता ही बात कर रहे थे कि पता नहीं कोई नाराज ना हो जाए। ये जो 23 चलाई रहे, रॉयटर्स को कोट कर देते हैं, लेवरोव ने खुद बैठ के, लेवरोव जो है सर्जेई लेवरोव रशिया के, उन्होंने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सूडान हैज राइट टू यूज वैगनर ग्रुप। चलें जी, चलें जी, जो करना है करो। वैगनर ग्रुप का डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, वो कहते हैं सूडान ने अगर मदद, हाँ भाई वो कह रहे हैं कि 1 मिनट जरा, अगर तो उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने सर्विस ले ली, तो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मतलब वो देखें कोई कर लिया यानी मतलब, हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि सूडान एक हमारा ग्रुप, और अमेरिका क्या करता नहीं। फिर उन्होंने एक और बात भी की, ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर जो कह रहा है कि रशिया फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यूएस डिवाइडेड सूडान शुड नॉट इंटरफियर इन इट्स अफेयर्स, ठीक है ना। अमेरिका जो है उसने तो डिवाइड करवाया है ये साउथ सूडान और सारा जो रौला पड़ा है, तो ये बड़े दुनिया बड़ी दूसरे की सोच पे चली गई। यहां पर एक बात ध्यान में रखें, मैं इसको आने वाले दिनों में, क्योंकि ये पाकिस्तान पे इन सब चीजों की एक चीज ध्यान में रखी है, ये जो हुआ है ना, ये जो यमन की वॉर खत्म हो रही है, उसके नतीजे में इराक के ऊपर, उसमें लेबनान के ऊपर, उसमें बाकी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान यमन के ऊपर, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा असर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये जहां पे इथोपिया है, ये का नक्शा हम दिखा सकें जल्दी से, वक्त कम है लेकिन इसको मैं डिस्कस बाद में कर लेंगे। इशू ये है कि अगर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखें ना, तो एक वहां पे है एरिटेरिया जी। एरिटेरिया ये अभी बना है, यानी कोई पुराना बहुत ज्यादा कोई पुराना मुल्क नहीं है, ठीक है, एरिटेरिया। और उसके बाद फिर सोमालिया में जब 91 में जंग हुई, तो वहां पर एक जो है वो एक नया, यानी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया वो पंटलैंड ने। ये दुनिया नहीं मानती, पंटलैंड भी कहता है कि हम सोमालिया का हिस्सा है, लेकिन बारह उनको झंडा वंडा अलग है। और सोमालीलैंड को भी दुनिया नहीं मानती, लेकिन चूंकि बरबरा की बंदरगाह है वहां पे, ये बिल्कुल जबूती के साथ जी। और ये सोमालिया मोगादिशु, तो ये जो एरिटेरिया क्या असमारा की बंदरगाह है ऊपर एरिटेरिया में, और ये
तो इनकी जनाब इन मुल्कों की सबकी ये चूंकि यहां पर बेसिस चाहिए, तो ये यहां पर एरिटेरिया जो एक जमाने से वहां पर कत्ले आम और ये फर्क, तो यहां पर अरब मुल्कों ने इनको सपोर्ट किया। यहां बेसिस की जरूरत थी और ये जनाब चूंकि एक तरफ तो बेसिस की जरूरत थी, तो इनको किसी को सऊदी अरब ने, किसी को यूएई ने इनको सपोर्ट किया। अब यमन के अंदर खत्म हो गई, यहां से लोग क्रॉस करके आते थे यमन में पीस हो गया। यमन में जो अमन आ गया तो वहां पर एरिटेरिया, सोमालीलैंड, ये जितने भी फड्डे पड़े हुए हैं ना, इन फड्डों में आप समझें कहीं टर्की है, कहीं सऊदी अरेबिया है, कहीं यूएई है, कहीं दूसरे मुल्क है, इन सबकी दोस्ती हो गई कि कतर था, अब सबकी दोस्ती हो गई, अब सबकी दोस्ती हो गई और सारे के सारे इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स रशिया और चाइना हो रहे हैं। तो इनमें से ये 1 मिनट का काम होगा। अच्छा, वहां पर डिक्टेटर्स ने, पुराने लोगों, उन्होंने बड़ा कमाया इस पूरे अरसे में ना, ये ईरान सऊदी अरब के इख्तलाफात की वजह से उन्होंने बहुत उनका भी धंधा चला है ना खूब, अफ्रीका में इधर उधर सा। अब वो जो खत्म हुआ है उसके नतीजे में ये पूरे अफ्रीका की, पूरे सेंट्रल एशिया, पूरा ये जो रीजन है जिसको आप जो भी उसकी बाउंड्रीज बनानी चाहें, आप मिडिल ईस्ट कहें, उसको मीना कहें, आप उसको अफ्रीका, आप देखें ना, यानी आप इजिप्ट को, जहां तक भी आप जाएं, आपको इस जंग के खत्म होने के और चाइना के इमर्ज होने के, अब यहां पर जब उनसे मुलाकात हो गई आर्मी चीफ की, और ये यानी फैसला खुद करना है, मैं सिर्फ सिचुएशन बता रहा हूं कि उन्होंने, अच्छा हुआ जो ख्वाजा आसिफ नहीं गए क्योंकि बदमजगी, ठीक है। और अब मुझे ये नहीं पता कि एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर वहां आएंगे, और एससीओ जाहिर है कि वो कभी भी चाइना नहीं खराब करेगा, वो आएंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो इतनी छोटी, लेकिन वो फिर इसके बाद जो है ना, इसके बाद वो अपनी जगह पर उनको। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा।